तो लास्ट टाइम हम लोग ट्रेजेक्ट्री पे थे और मैंने आपको बताया था कि ट्रेजेक्ट्री निकालने की दो टाइप्स की प्रॉब्लम्स बनती हैं। पहला तुमसे ये बोला था कि x और y कोऑर्डिनेट्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t दिए हुए, तो आपको t को एलिमिनेट करना है और x और y में रिलेशन निकालना है। यहाँ पे थे हम लोग। अब एग्जांपल्स देखो। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो x तुम्हें दिया हुआ है 2t और y दिया हुआ है मान लो 5t², ऐसे वेरी कर रहे हैं और तुम्हें ट्रेजेक्ट्री निकालनी है। मैंने तुमसे कहा था ना t को एलिमिनेट करना है। गुड इवनिंग उज्जवल। इसको थोड़ा चेंज करके लिख दो। अब ये बताओ x² इक्वल टू कितना हो गया? देखो 4t² हो गया और दोनों को डिवाइड कर दो तो देखो t² से t² कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू 5/4 x²। तो जरा देखना ये बन गई कि नहीं बन गई ट्रेजेक्ट्री? बताओ उज्जवल, समझ में आया कि नहीं आया? t को एलिमिनेट करना है और x और y में रिलेशन निकालना है। तो t को एलिमिनेट करके ये बन गया, बस हो गया 5/4 x² आ गया। और ये तुम्हें लग रहा होगा पैराबोला है, क्यों कर रहा हूं अभी। और पैराबोला ये भी इस टाइप का पैराबोला होगा। ये y है, ये x है, ये इस टाइप का पैराबोला होगा। देख, तेरे को x दिया था और y दिया था। हाँ, बिकॉज क्वाड्रेटिक है ना, ये तो पढ़ा हुआ है ना हमने। एक बात बता, y प्रोपोर्शनल टू x², ये वाला पैराबोला याद है कि नहीं है? ये बता, ये इस टाइप का है कि नहीं, ये बता एंडी। ये कह रहे, अब देख x दिया था 2t और y दिया था 5t², ये दिए हुए थे। x और y दे रखे थे, तो मुझे t को एलिमिनेट करना था, तो मैंने x² को 4t² लिख लिया। देख, x² को 4t² लिख लिया और उसके बाद दोनों को डिवाइड कर दिया। अब बता, x इक्वल टू 2t दिया था और y इक्वल टू 5t² दिया था और मुझे t को एलिमिनेट करना था। t को एलिमिनेट करना था तो मैंने x² को 4t² लिख लिया और फिर एलिमिनेट कर दिया। या इसको दूसरे तरीके से देख ले, चल। x इक्वल टू 2t दिया था, इसका मतलब जो t की वैल्यू आ गई वो x/2 आ गई। दूसरे तरीके से देख ले, t की वैल्यू x/2 आ गई और इसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर दे, y इक्वल टू 5t², ये था, और t की ये वाली वैल्यू पुट कर दे तो इसका मतलब ये हो गया 5 इंटू t² कितना हो गया, x²/4। अब जरा देखना y इक्वल टू कितना आ गया, 5/4 x²। ये बता, ये आ गया कि नहीं आ गया? बता उज्जवल, समझ में आया बेटा? जो है t को एलिमिनेट करना है, बस कैसे भी तुम्हें t को एलिमिनेट करना है और x और y में रिलेशन निकालना है। एंडी तेरे समझ में आया? तेरे समझ में आया ये बता एंडी। और एग्जाम्पल देखो। x इक्वल टू मान लो दे रखा है 10 sin 10t और y इक्वल टू दे रखा है मान लो 5 sin 10t। अब तुम्हें t एलिमिनेट करना है तो सीधे डिवाइड कर दो, बस हो गया। देखना जरा x/y कितना आ गया, देखो x/y 2 आ गया होगा, क्यों? x/y कितना आ गया, 2 आ गया होगा।
तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई देख, 1/2x आ गई। क्यों? एंडी समझ में आ रहा है बेटा जो है, y इक्वल टू क्या आ गया, 1/2x आ गया। अब इसको कंपेयर कर ले बस, y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर कर ले। इसका मतलब स्ट्रेट लाइन है। क्यों स्ट्रेट लाइन है? जिसके c की वैल्यू तो 0 है और m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू 1/2 है। इसका मतलब ये वाली ये लाइन बन गई देख, कि फॉर एग्जांपल हाँ, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, कि मान लीजिए थीटा है, तो जो टेन थीटा आया ये स्लोप आया, ये m आया और ये 1/2 आ गया। क्यों? ये हो गया। समझ में आ गया टी को कैसे एलिमिनेट कर रहे हैं हम? पॉइंट क्लियर हो रहा है कि टी को हमें एलिमिनेट करना है, कैसे एलिमिनेट कर रहे हैं। थर्ड एग्जांपल देखो, x दिया हुआ है मान लो 4 sin 10t और y दिया हुआ है 4 cos 10t। अब देखो कैसे एलिमिनेट करते हैं। इसको स्क्वायर एंड ऐड कर दे, मान लो स्क्वायर एंड ऐड, ये टर्म भी काफी रिपीट होगा तो आगे से मैं SAA बोल दूंगा। हाँ, इसको स्क्वायर एंड ऐड भी कई बार रिपीट होगा। तो जरा देखना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ, देखो 4 का स्क्वायर तो कॉमन आ गया होगा, साइन स्क्वायर 10t। हाँ, साइन स्क्वायर 10t प्लस कॉस स्क्वायर 10t। बताइए क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बता बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हुआ, 4 का स्क्वायर कॉमन आ गया और वो साइन स्क्वायर 10t प्लस कॉस स्क्वायर 10t हो गया। और ये बताओ ये क्या बना, साइन स्क्वायर 10t प्लस कॉस स्क्वायर 10t किसके इक्वल होगा जरा बताओ? ये हो गया 1। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर हो गया। और ये तुम्हें कुछ याद आ रहा है क्या बनती है बेटा, जो है सर्किल की इक्वेशन बनती है, तो इसका मतलब ये सर्किल हो गया। हाँ, सर्किल हो गया जिसका सेंटर तो ओरिजिन पे होगा। क्यों? जिसका सेंटर तो होगा ओरिजिन पे और जिसकी रेडियस क्या होगी बताओ, जो है 4 के इक्वल होगी, बस हो गया। ये ऐसा वाला सर्किल बनेगा। ये x है, ये y है, तो ये जो रेडियस आ गई वो 4 आ गई। क्वेश्चन पे नहीं, कंसेप्ट पे चलो। समझ गए ना कंसेप्ट क्या है बेटा, जो है कंसेप्ट ये है कि t को एलिमिनेट करना है और x और y में रिलेशन निकालना है, ये कंसेप्ट है। एक और एग्जांपल देखो, x दे रखा है 4 sin 10t और y दे रखा है 2 cos 10t। अब इसमें थोड़ा दूसरी जुगत लगानी पड़ेगी। ये बताओ साइन 10t को मैं x/4 कह दूं, और cos 10t को मैं y/2 कह दूं। अब स्क्वायर और ऐड कर दो, अब बताओ जब लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर और ऐड करूंगा तो क्या बनेगा जरा बताओ? लेफ्ट हैंड साइड में जब स्क्वायर और ऐड करूंगा तो क्या बनेगा बताओ जो है?
लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर और ऐड करेंगे तो कितना बनेगा बेटा, जो है 1 बनेगा। उज्जवल समझ में आ रहा है बेटा? साइन स्क्वायर 10t प्लस कॉस स्क्वायर 10t, ये 1 आ गया। और राइट हैंड साइड में कितना हो गया देखो, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर। क्यों 2 का स्क्वायर? और जरा बताओ ये क्या बन गया, अल्टीमेटली ये क्या बन गई बताओ, इलिप्स बन गया। तो वही मैंने तुमसे कहा, क्वेश्चन लर्न नहीं करना है, कंसेप्ट लर्न करना है। और कंसेप्ट ये है कि टी को एलिमिनेट करना है और एक्स और वाई में तुम्हें क्या करना है, रिलेशन फाइंड करना है। ये समझ में आ गया, नहीं आया बेटा बताओ? समझ में आया? ये टाइप 1 प्रॉब्लम समझ में आ गई इसकी जो है। अब सेकंड केस क्या होता है सुनो। ये भी बड़ा जनरल हुआ है, ध्यान रखना बेटा जो है, बहुत ही जनरल कंसेप्ट है जिसको मैं पूरी फिजिक्स में कई बार यूज करूंगा। जैसे ना तुम्हें यहाँ पे एक्स वाई रिलेशन निकालना है, यही तो ऑब्जेक्टिव है ना तुम्हारा, एक्स वाई रिलेशन ही तो निकालना ऑब्जेक्टिव है कि नहीं, बताओ क्यों? मेन ऑब्जेक्टिव तुम्हारा एक्स वाई रिलेशन निकालना है ना, देखा जाए तो जो है। अब क्या होगा कि कुछ कंडीशन दे रखी होती है बेटा, सम कंडीशंस आर गिवन। उन कंडीशन से सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, किस टाइप की इक्वेशन बनानी है वो बता रहा हूं। फ्रॉम दोज कंडीशंस, फ्रॉम दोज कंडीशंस फाइंड एन इक्वेशन ऑफ टाइप। किस टाइप की इक्वेशन बनाऊंगा वो बता रहा हूं। कुछ ऐसे बनेगी, फंक्शन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई इंटू डी वाई। इस टाइप की इक्वेशन तुम्हें फॉर्म करनी होगी। अब तुम इसको इंटीग्रेट कर दो, एक्स वाई रिलेशन पता चल जाएगा, सिंपल सही है। अब तुम इसको इंटीग्रेट कर दो और फाइंड एक्स वाई रिलेशन। एक बार दोबारा सुन लो, अगर तुम्हें एक्स और वाई रिलेशन निकालना है, जनरल कंसेप्ट है, आगे भी मैं यूज करूंगा, तो तुम्हें कुछ कंडीशंस दे रखी होती हैं। तो उन कंडीशन से तुम क्या करते हो देखो, उन कंडीशन से तुम सबसे पहले इस टाइप की इक्वेशन निकालते हो और फिर उसको इंटीग्रेट कर देते हो, तो वहां से तुम्हारा एक्स वाई रिलेशन पता चल जाता है बस। और लेकिन वही बात मैंने तुमसे कहा कि अगर कहीं भी इंटीग्रेशन आएगा तो फिर एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जरूर आ जाएगा बेटा, ध्यान रखना। कहीं भी अगर इंटीग्रेशन वर्ड आएगा तो वहां पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जरूर आएगा, और उसको फाइंड करने के लिए फिर कुछ कंडीशन चाहिए होती है आपको, ये कह लो। अब एग्जाम्पल करता हूं तब समझ में आएगा तुम्हें, देखो। एक्स वाई प्लेन में मोशन चल रहा है, हाँ? और तुमसे कहता है एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ये कांस्टेंट है।
और ये वी नॉट दे रखा है। और जो y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है ये कांस्टेंट नहीं है, ये फंक्शन है x कोऑर्डिनेट का। और कुछ भी कह दो, मान लो अल्फा x है, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ये कंपोनेंट प्रोपोर्शनल टू x हो गया ना। क्यों, ये बताओ, ये कंपोनेंट प्रोपोर्शनल टू x आ गया कि नहीं आ गया बताओ? ये कंपोनेंट प्रोपोर्शनल टू x आ गया ना, कि x बढ़ेगा तो ये कंपोनेंट भी बढ़ता जाएगा, x को डबल करोगे तो ये कंपोनेंट भी डबल हो जाएगा, एंड सो ऑन कह लो। तो इस केस में तुम्हें ट्रेजेक्ट्री निकालनी है। उज्जवल बता पहले क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया बेटा? बता जो कि x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वो x का फंक्शन है और वो अल्फा x दिया हुआ है। तो एक तरीके से ये कंपोनेंट प्रोपोर्शनल टू x आ गया, मतलब x बढ़ेगा तो ये कंपोनेंट भी बढ़ेगा, x की वैल्यू डबल होगी तो ये कंपोनेंट भी डबल हो जाएगा, एंड सो ऑन। ट्रेजेक्ट्री जो है ये निकालनी है। अब ध्यान से देखना, इसको थोड़ा दिमाग में रिटेन कर लेना, अगली स्लाइड में यूज कर रहा हूँ। देखो, x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब जो vx है उसको मैं ये बताओ dx बाई dt लिखता, पहले ही बताओ, ये बताओ vx को मैं dx बाई dt लिखता कि नहीं लिखता बेटा? जो है ये कांस्टेंट है, नहीं ये जीरो नहीं होगा, कांस्टेंट है और v नॉट है बेटा, ये जीरो नहीं है, dx बाई dt थोड़ी जीरो है बेटा। इसी टाइप से अब ये बताओ, जो vy होता उसको मैं dy बाई dt लिखता, बता, dy बाई dt लिखता और उसको मैं लिख देता अल्फा x लिख देता। यहां तक मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा। अब तुम कुछ मत करो, इसको डिवाइड कर दो, बस हो गया, काम हो गया। देखो डिवाइड कर दो तो ये dt और dt ना कैंसिल हो जाता है, ये मैथ्स में तुम पढ़ लोगे, नीट वालों को रिक्वायरमेंट है नहीं पढ़ने की, ये कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब ये dx अपॉन dy इक्वल टू वी नॉट अपॉन अल्फा एक्स आ गया। तो फाइनली जरा देखना ये क्या आ गया बेटा? जो है ये आ गया अल्फा एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू वी नॉट इंटू डी वाई। बताओ ये इक्वेशन इस टाइप की मिल गई कि नहीं मिल गई? बताओ ये इक्वेशन इस टाइप की आ गई कि नहीं आ गई बेटा? बताओ जो है। अब बस सिंपली यहाँ पे लिख दो, इसको इंटीग्रेट कर देता हूं मैं, हो जाएगा काम। ये बताओ x को इंटीग्रेट करूंगा तो एक्स स्क्वायर बाई टू बनेगा ना, x को इंटीग्रेट करूंगा तो क्या बनेगा? तो एक्स स्क्वायर बाई टू बनेगा कि नहीं बनेगा? बताओ जो है। तो इसका मतलब ये हो गया अल्फा एक्स स्क्वायर बाई टू इक्वल टू, सिर्फ dy को इंटीग्रेट करूंगा तो y बनेगा। क्यों? सिर्फ dy को इंटीग्रेट करूंगा तो क्या बनेगा? तो y बनेगा। तो ये आ गया y, लेकिन तुम्हें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और लिखना पड़ेगा बेटा। ये आ गई ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन। अब ध्यान से देखना, अगर c निकालने के लिए तुम्हें कंडीशन नहीं दे रखी है तो इसको एज इट इज छोड़ दो। समझ में आ रहा? बस यही आंसर होगा। अगर c निकालने के लिए तुम्हें कंडीशन नहीं दे रखी है तो इसको एज इट इज छोड़ दो, और कंडीशन अगर दे रखी है तो फिर c निकालने के बाद फाइनल आंसर रखो। गोपी समझ में आया कि नहीं आया?
कुछ क्वेश्चंस में आपको सी निकालने के लिए कंडीशन नहीं दी होती है, तो उसको एज इट इज छोड़ दो। और अगर कंडीशन दे रखी है तो फिर प्रॉपर सी को निकाल के तब फाइनल आंसर दो। तो यहां पे मैं कंडीशन दे देता हूं, वो सुन लो क्या है। कंडीशन मैं तुम्हें ये दे देता हूं कि पार्टिकल इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये बोला हुआ है। पार्टिकल इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, हाँ। हाँ, यहाँ पे वी नॉट भी आएगा, सॉरी, यहाँ पे वी नॉट भी आएगा, वी नॉट इंटू वाई। ठीक, तो अब मेरे को ये बताओ कि ओरिजिन से अगर पास हो रहा है पार्टिकल, तो मैं ऐसा पुट करूंगा ना कि x इक्वल टू 0 पुट करूंगा और y इक्वल टू 0 पुट करूंगा। बताओ क्लियर है कि नहीं है? ये तो अगर पार्टिकल ओरिजिन से पास हो रहा है तो बताओ x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 ये पुट करूंगा या नहीं करूंगा? वो भी बता बेटा जो है, अगर ये कंडीशन दे रखी है कि पार्टिकल ओरिजिन से पास हो रहा है तो ये पुट करूंगा ना x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0। तो जरा इसमें वैल्यू पुट करके देखना c कितना निकल के आ रहा है। इस वाले में बताओ x को 0 y को 0 पुट करके देखना c कितना आ रहा है। 0 आ रहा होगा, क्यों? हाँ, x को 0 y को 0, तो c की वैल्यू 0 आ गई। तो इसका मतलब फाइनल आंसर क्या आ गया बताओ जो है, अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू वी नॉट इंटू वाई। या तुम ये कह सकते हो कि यहाँ भी तुम्हें y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर दिख रहा होगा, क्यों? ये दिख रहा है ना, y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये क्या बनेगा तो जो है, पैराबोला पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्यों? पैराबोला पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ये ग्राफ बन गया बस, हो गया इस टाइप का कुछ हो गया। कंसेप्ट समझ में आया या नहीं आया बताओ बेटा जी में, कि अगर तुम्हें x और y में रिलेशन निकालना है तो तुम्हें कुछ कंडीशंस दे रखी होंगी। उन कंडीशन से पहले तुम इक्वेशन किस टाइप की बनाओगे? फंक्शन ऑफ x इंटू डी एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ y इंटू डी वाई, इस टाइप की इक्वेशन बनाओगे, उसको इंटीग्रेट कर दोगे तो इक्वेशन पता चल जाएगी। लेकिन इंटीग्रेशन में c भी आएगा। उस c को फाइंड करने के लिए अगर कंडीशन नहीं दे रखी है तो एज इट इज छोड़ देना, और अगर उस c को फाइंड करने के लिए कुछ कंडीशन दे रखी है तो c को प्रॉपरली निकालोगे और उसके बाद सब्स्टिट्यूट करोगे। फाइनल आंसर उस टाइप से निकल। अब बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो बेटा, बताओ यहां तक किसी को भी डाउट है तो बोलो। नहीं है ना? अब चलते हैं लास्ट टाइप। अभी तक जितना पढ़ा है उसकी टाइप चल रही है, पहले ध्यान रखना। इसका पहले कंसेप्ट देखो, हाँ क्या है। ये मान लो कार है और ये एक बच्चा बाइसिकल में आ रहा है और इनके बीच की कुछ डिस्टेंस है, डी मान, डी इनिशियल कह लो। अब कार की इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, लेकिन इसमें कुछ एक्सीलरेशन है। अब बाइसिकल का एक्सीलरेशन 0 है, तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब तुम एक बात बताओ, ऐसा फील नहीं हो रहा कि जैसे तुम्हारे सामने कोई कार जा रही है और तुम साइकिल से आ रहे हो मान लो, तो पहले कुछ समय तक तुम्हारी कार से जो डिस्टेंस होती है वो कम होती है बेटा जो है। ये तो कार ने जस्ट अभी स्टार्ट किया है मोशन,
और तुम पीछे से साइकिल से चले आ रहे हो, ये तो साइकिल से चले आ रहे हो, तो पहले तुम दोनों के बीच की डिस्टेंस कुछ कम होगी, लेकिन अल्टीमेटली तो कार कार है, नहीं होता, एक्सीलेटेड है, कार कार है। फिर क्या होगा, धीरे धीरे वो क्या होगा, बहुत दूर होती चली जाएगी। बता एनडी, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बता एनडी, ये बता बेटा जो है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। शुरुआत में अपनी वेलोसिटी की वजह से तू कार के थोड़ा नजदीक आएगा, नहीं है, तू कार के थोड़ा नजदीक आएगा, लेकिन कार तो कार है, सीधी सी बात है, कार तो कार है, उसमें तो एक्सेलेरेशन है। कुछ टाइम के बाद क्या होगा, कार अब तुम्हारे बीच की डिस्टेंस बढ़नी शुरू हो जाएगी और फिर बढ़ती चली जाएगी। बताइए क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ गया ना। अब मैं इसमें कंसेप्ट लिख रहा हूं, देख, बताते हुए चलना। अगर वेलोसिटी ऑफ बी वेलोसिटी ऑफ सी से बड़ी हो तो बताओ डिस्टेंस दोनों के बीच की कम होगी या कम बढ़ेगी, बताओ। अगर वेलोसिटी ऑफ बी वेलोसिटी ऑफ सी से ज्यादा है, वेलोसिटी ऑफ बी वेलोसिटी ऑफ सी से ज्यादा है, तो बताओ दोनों के बीच की डिस्टेंस कम होगी या बढ़ेगी, बताओ। कम होगी, नेचुरल से आता है, ठीक। तो उस केस में जो डिस्टेंस होगी वो कम होगी। दूसरा, अब बताओ अगर वेलोसिटी ऑफ सी वेलोसिटी ऑफ बी से ज्यादा है तो क्या होगा, जरा बताओ जो है। सी की जब वेलोसिटी बी से ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, जरा बता जो है, इंक्रीज करेगी। इफ वेलोसिटी ऑफ सी ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ बी हो जाए तो फिर डिस्टेंस इंक्रीज करेगी। तो यहां से तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि इसका मतलब जिस टाइम पे दोनों की वेलोसिटी इक्वल होगी उस समय दोनों के बीच की डिस्टेंस मिनिमम होगी। बताओ, बता, ऐसा फील आ रहा है कि नहीं आ रहा, बता जो है। जिस टाइम पे दोनों की वेलोसिटी इक्वल होगी उस टाइम पे दोनों के बीच की डिस्टेंस मिनिमम होगी। समझ में आ गया। तो इसका मतलब तीसरा पॉइंट हो गया कि डिस्टेंस मिनिमम कब होगी, व्हेन वेलोसिटी ऑफ बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सी। और मान लो ये टी नॉट टाइम पे होता है, सपोज करो, लेट एट टाइम टी नॉट। अब लास्ट पॉइंट ध्यान से देखना बेटा। मान लो टी नॉट टाइम तक बी मान लो 40 मीटर चल जाता है और ये मान लो 10 मीटर चल जाता है, तो इसका मतलब बी ने कितनी डिस्टेंस कम कर ली है, जरा बताओ। अगर मान लो इस टाइम तक बी तो चल जाता है 40 मीटर और वो केवल 10 मीटर तक चला है, ये टी नॉट टाइम तक कह रहा हूं मैं। अप टू टी नॉट। तो ये बताओ बी कितना एक्स्ट्रा चला है, ये बताओ, ये बताओ बी कितना एक्स्ट्रा चला है, 30 मीटर। तो ये बताओ जो मिनिमम डिस्टेंस होगी वो डी आई में से अगर मैं 30 मीटर माइनस कर दूं तो उतनी होगी या नहीं होगी, बताओ बेटा जो है, लॉजिक बताओ। डी आई में से अगर मैं 30 मीटर कम कर दूं तो वो उतनी जो है होगी कि नहीं होगी, बताओ जो है। तो इसका मतलब जो मिनिमम डिस्टेंस होगी वो होगी डी इनिशियल माइनस एक्स्ट्रा ऑफ बी। समझ में आ रहा होगा, देखो बेटा जो है एक्स्ट्रा ऑफ बी, तो ये कितना आ गया, देखो डी इनिशियल माइनस एक्स्ट्रा ऑफ बी कितना हो गया, बताओ जो है एस बी माइनस एस ए। अब बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ। उज्जवल, तू बता बेटा जो है, ये समझ में आया कि नहीं आया। जब तक बी की वेलोसिटी सी से ज्यादा होगी तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कम हो रही होगी। जब सी की वेलोसिटी बी से ज्यादा होगी
तो डिस्टेंस बढ़ेगी। इसका मतलब दोनों के बीच की डिस्टेंस मिनिमम कब होगी? जिस टाइम पे दोनों की वेलोसिटी इक्वल हो जाएगी। और मैंने आपसे कहा कि मान लो वो t0 टाइम है, अब वो मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी मान लो, वो तुम्हें फाइंड करना है। तो तुम ये देखोगे कि इस टाइम तक b ने कितना एक्स्ट्रा ट्रेवल कर लिया है, उसको इनिशियल डिस्टेंस में से माइनस कर देना, वो मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगी बस। यहाँ पे थोड़ा सा देखो, ऐसे बता दे रहा हूँ ना, जैसे b की वेलोसिटी देखो फिक्स है, v भी तो फिक्स है, लेट मान लो 6 मीटर पर सेकेंड पे फिक्स है, लेकिन जो वी ए है ये बढ़ रहा है। अब देखो, हाँ, ये 6 मीटर पर सेकेंड है, ये भी 0 है, ये 6 मीटर पर सेकेंड है, ये मान लो 2 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, ये 6 मीटर पर सेकेंड है, ये 5 मीटर पर सेकेंड हो गई, ये 6 मीटर पर सेकेंड है, ये अब 6 मीटर पर सेकेंड हो गई, ये 6 मीटर पर सेकेंड ही है, ये लेकिन 8 मीटर पर सेकेंड हो गई, ये 6 मीटर पर सेकेंड है, ये 10 मीटर पर सेकेंड हो गई। अब देखो, तुम्हें लग रहा होगा कि यहां से यहां तक, यहां से लेके यहां तक कह लो, क्यों? यहां से यहां तक डी कम हो रही होगी, और अब इसके ऑनवर्ड्स डी बढ़ रही होगी, क्यों? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और ये बिल्कुल क्रिटिकल मोमेंट है, क्यों? ये बिल्कुल क्रिटिकल है। इस टाइम पे क्या होगी, डी क्या होगी बताओ, जो है डी मिनिमम। समझ में आया बेटा, नहीं आया बताओ? जो है जो 6 मीटर पर सेकेंड था वो बिल्कुल क्या था, क्रिटिकल मोमेंट था, तो उस समय दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, मिनिमम। ये अब एक न्यूमेरिकल एग्जांपल कर लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ये मान लो 1 है, ये 2 है, इनिशियली दोनों के बीच की डिस्टेंस 40 मीटर थी, और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, और मान लो ये चल रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, लेकिन इसके पास एक्सीलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पहला पार्ट, तुम्हें टाइम निकालना है व्हेन दे आर एट मिनिमम डिस्टेंस। तो बताओ, मैं सीधे सीधे v1 इक्वल टू v2 लिख दूं? ये होता जब वो मिनिमम डिस्टेंस पे होंगे, तो v1 इक्वल टू v2 लिख दूं कि नहीं लिखूं बताओ? जो है v1 इक्वल टू v2 लिख देता हूं, ठीक। दूसरी बात, अब v1 तो फिक्स है ना, 4 मीटर पर सेकंड, और v2 को मैं लिख देता हूं u प्लस 80। u 0 था, 8 2 दिया था, तो इसका मतलब t इक्वल टू 2 सेकेंड पे वो मिनिमम डिस्टेंस पे होंगे, क्यों? मेरे ख्याल से क्लियर होगा। अब दूसरी बात, एक बात बताओ, S1, ये तो मैं सीधे v1 इंटू टी लिख दूं, बताओ 1 कितना ट्रेवल किया, बताओ v1 इंटू टी लिख दूं, और v1 कितना था मेरा 4, और t का मतलब 2, तो इसका मतलब ये तो ट्रेवल किया 8 मीटर,
अब चलते हैं S2, इसको मैं हाफ A2 टी स्क्वायर लिख दूं, बिकॉज U 0 है उसका। क्यों? U 0 है तो हाफ A2 टी स्क्वायर लिख दूं, और A2 दिया था 2 और टी स्क्वायर हो गया 2 का स्क्वायर। क्यों? इसका मतलब ये 4 मीटर हो गया, ये केवल 4 मीटर ट्रेवल किया है, तो इसका मतलब 1 कितना एक्स्ट्रा चला है बताओ जो है। हाँ, बस हो गया। इसका मतलब जो 1 एक्स्ट्रा चला है वो 4 मीटर चला है। क्यों? नहीं होता, 1 कितना एक्स्ट्रा चला है, 4 मीटर चला है। और इनिशियल डिस्टेंस कितनी थी, दोनों के बीच की इनिशियल डिस्टेंस कितनी थी, 40 मीटर। नहीं है, इनिशियल 40 मीटर थी, तो इसका मतलब मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी बताओ जो है। देयरफॉर डी मिनिमम इक्वल टू 40 में से जो भी एक्स्ट्रा ट्रेवल किया है उसको माइनस कर दोगे, और एक्स्ट्रा वो ट्रेवल किया था 4, तो 36 मीटर। बताओ कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम है तो बोलो बेटा जी। कंसेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम है तो बताओ बेटा जी। उज्जवल बता, कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम है तो बेटा जी। हो गया ना? अब चलते हैं हम लोग ग्राफ्स में। अब चलते हैं ग्राफ्स में। पहली बात, हम लोग काइनेमेटिक्स के ग्राफ पढ़ रहे हैं अभी यहाँ पे, ग्राफ्स ऑफ काइनेमेटिक्स। दूसरा, और मोस्टली 1D के पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब वेक्टर लिबर्टी सब चलेगी। और वेक्टर लिबर्टी का मतलब जो भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं। क्यों? वेक्टर क्वांटिटीज जितनी भी हैं वो विद साइन आएंगी। बताओ समझ में आई बेटा बात जो है। हम जो भी ग्राफ पढ़ रहे हैं वो कौन से पढ़ रहे हैं, काइनेमेटिक्स के। और ज्यादातर हम 1D मोशन के पढ़ेंगे और उसमें वेक्टर लिबर्टी आएगी, तो जो भी वेक्टर क्वांटिटीज है उनको विद साइन करेंगे। तीसरी बात, अगेन वही मोस्टली, हम ST BT और AT ये ग्राफ्स पढ़ेंगे। ठीक है, ज्यादातर हम लोग ये पढ़ेंगे ST BT और AT। चौथी बात, ये बताओ कोई भी ग्राफ वो इक्वेशन पे डिपेंड करता है ना। क्यों? एनडी बता। कोई भी अगर ग्राफ है तो वो किस पे डिपेंड करता है बता जो है, इक्वेशन पे डिपेंड करता है कि नहीं करता बता जो है, इक्वेशन पे डिपेंड करता है। ठीक, अब चलते हैं फिफ्थ में। काइनेमेटिक्स में जो ग्राफ्स आएंगे वो केवल 3 ही आएंगे ज्यादातर केसेस में। मतलब काइनेमेटिक्स के जो ग्राफ होंगे, मोस्ट ऑफ द ग्राफ्स
वो या तो स्ट्रेट लाइन होंगे या पैराबोला होंगे, बस हो गया। समझ में आ रहा है? बताओ क्या है कि हम लोग यहाँ पे काइनेमेटिक्स के ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, 1D मोशन के ड्रॉ कर रहे हैं, तो वेक्टर लिबर्टी लेंगे। और वेक्टर लिबर्टी का मतलब ये होता है कि जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं उनको हम विद साइन सब्स्टिट्यूट करेंगे। और दूसरा मैंने तुमसे कहा कि ज्यादातर केसेस में हमारे एस टी, बी टी और ए टी ग्राफ्स होंगे, और ग्राफ इक्वेशन डिपेंडेंट होता है। और काइनेमेटिक्स में ज्यादातर हमारे जो ग्राफ्स होंगे वो स्ट्रेट लाइन या फिर पैराबोला होंगे। जैसे मैं कुछ इक्वेशंस लिख रहा हूं, तो मेरे को बताते हुए चलना कि वो ग्राफ क्या बनेंगे। हाँ, एग्जाम्पल, जैसे ये बताओ, मैं कहता हूं वेलोसिटी कांस्टेंट है, मान लो ये कहता हूं, तो बताओ v वर्सेस t, ये क्या ग्राफ बनना चाहिए बताओ? स्ट्रेट लाइन में होगी। ये हो गया ना, देखो ये v है, हाँ ये t हो गया, तो ये ऐसा बन गया, बस हो गया। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टी एक्सिस, बिल्कुल सही कहा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टी एक्सिस। उसी टाइप से मान लो v इक्वल टू u प्लस ए टी है, मान लो, बताओ ये कैसी इक्वेशन लग रही है v वर्सेस t, बताओ बताओ। हम्म, ये भी तुम्हें लीनियर इक्वेशन दिख रही होगी, क्यों नहीं बताओ? लीनियर इक्वेशन दिख रही होगी, इसका मतलब इतना कंफर्म है ये भी स्ट्रेट लाइन बनेगा। बिल्कुल सही कहा, ये भी स्ट्रेट लाइन बनेगा। अभी तो डिटेल में पढ़ेंगे खैर उसको, ठीक है ना, अभी इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इतना कंफर्म है कि स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। और एक चीज और देखो, अगर मान लो मैं कहीं पे लिखता हूं कि s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और पूछता हूं s वर्सेस t, तो बताओ क्या बनना चाहिए बेटा जो है? फिर पैराबोला बनना चाहिए। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, क्यों समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो जो है काइनेमेटिक्स में मोस्टली हमारी 3 ग्राफ बनेंगे, 2 ग्राफ बल्कि रादर, स्ट्रेट लाइन और या फिर पैराबोला, ज्यादातर केसेस में ये होगा। अब चलते हैं 6 पॉइंट। एक बात बताओ, इतना तो कंफर्म है ना, v इक्वल टू डी एस बाई डी टी, या फिर डी एक्स बाई डी टी होता है? ये हो गया। अब तुम्हें कुछ याद आ रहा है, जो डी एस बाई डी टी है, ये एस टी ग्राफ का स्लोप होता है। हाँ, ये बताओ, ये एस टी ग्राफ का स्लोप होता है, और ये क्या होता है बताओ? एक्स और टी ग्राफ का स्लोप होता है। तो इसका मतलब वी को मैं क्या कह सकता हूं बताओ? स्लोप ऑफ एस टी या एक्स टी ग्राफ। बताओ कोई प्रॉब्लम है इसमें? ये बताओ बेटा जरा। हाँ, याद है कि नहीं है बता, पहले ये बता। एंडी तेरे को याद है कि नहीं है बेटा, बता जो है। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? बता, डिफ्रेंसिएशन ये हो गया। और इसी टाइप से ये बता, ए की जो वैल्यू होती है वो डीवी बाई डी टी होती है। तो इसका मतलब ए को मैं क्या कह सकता हूं बताओ जो है? ए को मैं कह सकता हूं स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। मेरे ख्याल से यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्यों?
अभी इसकी समरी भी बना दूंगा। ये हो गया स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ हो गया कह लो जो है। अब जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 7th डी एस इक्वल टू वी इंटू डी टी। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं तो मैं इसको v लिख देता हूं, s लिख देता हूं, सॉरी, इसको s लिख देता हूं। और ये बताओ इंटीग्रेशन का मतलब, मेरे ख्याल से मैंने तुम्हें बताया था ना एरिया भी होता है, ये कहा था कि नहीं कहा था बताओ बेटा? ये मेरे ख्याल से मैंने पहले बताया था तुम्हें, क्यों? ये बताया था ना, एरिया बताया था कि नहीं बताया था बताओ जो है। तो इसका मतलब मैं s को क्या कह सकता हूं बताओ जो है। मैं s को कह सकता हूं एरिया अंडर वीटी ग्राफ। एरिया अंडर वीटी ग्राफ। एनडी उज्जवल बता बेटा ये समझ में आया या नहीं आया? ये बताइए पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया बेटा बता जो है। ये हो गया। अब चलते हैं 8th पॉइंट। अब मैं ये वाली इक्वेशन को थोड़ा चेंज कर रहा हूं। dv इक्वल टू ए डी टी। यहाँ पे थोड़ा सा मैं वो करूंगा, सुनना क्या है। ये तो कंफर्म है, ये तो एरिया अंडर एटी ग्राफ हो गया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, एरिया अंडर एटी ग्राफ, ये तो ठीक है। इसमें थोड़ा सा कैच है, यहाँ पे मैं v इनिशियल से v फाइनल रख देता हूँ बेटा जो है। थोड़ा लिमिट रखनी पड़ेगी ना प्रॉपर जो है। अब ये बताओ कि dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, v होगा ना। ये मतलब dv का इंटीग्रेशन v होगा या नहीं होगा बताओ जो है। और अगर मैं हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिखूं तो फिर v फाइनल माइनस v इनिशियल होगा। हाँ, या कह लो चेंज इन वेलोसिटी हो गया, क्यों? चेंज इन वेलोसिटी। तो इसका मतलब यहां से आ गया कि चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी, या फिर v फाइनल माइनस v इनिशियल। ये आ गया एरिया अंडर 80 ग्राम। अभी तुम्हारा थोड़ा सा एक दिमाग में कुछ, तुम्हारे दिमाग में आ सकता है कि आपने पहले ऐसा क्यों नहीं किया। नहीं है, पहले वाले में ऐसा क्यों नहीं किया, इनिशियल माइनस फाइनल वो सब क्यों नहीं किया जो है। ये दिमाग में आ सकता है ना, तो अभी बता रहा हूँ सुन जो है। अब ये बता कि अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती मान लो, इफ v इनिशियल जीरो हो तो फिर मैं चेंज इन वेलोसिटी को ही v लिख दूं। बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर मान लो इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो तो चेंज इन वेलोसिटी को ही v लिख सकता हूं। और फिर इसको मैं लिख सकता हूं एरिया अंडर 80 ग्राफ, क्यों? वो यहाँ पे रिक्वायर्ड में नहीं है, वैसे वो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलेरेशन होगा बेटा जो है उज्जवल। वो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलेरेशन होगा, लेकिन अभी हमें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। 80 का जो स्लोप होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलेरेशन होगा, लेकिन अभी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गया बता, एरिया अंडर 80 ग्राफ हो गया। अब इसी चीज को मैं एस टी वाले में लगाता हूं कि एस टी में क्या होता है बेटा जो है, मोस्टली एस इनिशियल जीरो होता है ना, ज्यादातर तो इनिशियल क्या होता है, जीरो होता है कि नहीं होता है, ये बता बेटा जो है।
इसको जरा कंपेयर करके देख जरा जो है, ज्यादातर केसेस में क्या होता बता जो है, एस इनिशियल 0 होता है या नहीं होता बता जो है, एस इनिशियल 0 होता है ना। तो बस हो गया, इसीलिए मैंने लिख लिया कि देयरफॉर एस इक्वल टू क्या हो गया, एस हो गया एरिया अंडर बीटी ग्राफ। क्यों? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूं। इनिशियल वेलोसिटी जरूरी नहीं होती कि 0 होती है, समझ गए ना, इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होती है, लेकिन नॉर्मली एस इनिशियल क्या होता है, 0 होता है, तो इसलिए नहीं आ रहा है। तो अब मैं एक इसकी समरी बना दे रहा हूं, सुन। यहां पे लिख रहा हूं एस टी, यहां पे लिख रहा हूं वी टी, इसको जरूर याद कर लेना। यहाँ पे ए टी, स्लोप और एरिया। कलर चेंज कर देता हूँ, थोड़ा और बेटर हो जाएगा। एस टी का स्लोप बी, वी टी का स्लोप ए, ये अभी रहने दो। एस टी का एरिया भी कुछ नहीं देगा, ये भी रहने दो, वैसे भी कुछ नहीं देगा। और वी टी का जो एरिया होगा वो एस होगा, और ए टी का जो एरिया होगा देखो क्या देता है, डेल्टा वी, या वी फाइनल माइनस यू इनिशियल, या वी माइनस यू। बता क्लियर है कि नहीं है बेटा, ये बता दो। बता, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल का मतलब वी माइनस यू हो गया कि नहीं हो गया, बता जो है, ये हो गया। और इसको मैं सिर्फ वी भी कह सकता हूं, हाँ, इफ इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0। अब समझ में आ गया बेटा, ये बताओ जो है, ये पूरा क्लियर हो गया होगा ना, क्या है कि एस टी का स्लोप वेलोसिटी, बी टी का स्लोप एक्सीलरेशन, और एस टी का एरिया कुछ नहीं, बी टी का एरिया डिस्प्लेसमेंट, और ए टी का स्लोप आपको ए टी का एरिया क्या देगा ये। अब मैं ग्राफ्स में चलता हूँ, अलग अलग मोशन लेते हुए चलता हूँ। सबसे पहले हम चलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। देखते हुए चलना, हाँ क्या है। पहले इक्वेशंस लिखेंगे, वहीं से तो हम ग्राफ्स बना पाएंगे। अच्छा, हम देखते हैं क्लासेस कितनी यार, आज 12 है ना, और ये जाता है हमारा 31, 19 डेज और हैं, 15 क्लासेस भी हुई मान लो तो हो जाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन भी हो जाएगा इसमें। 4 दिन अगर छुट्टी भी हुई तो तुम्हारा प्रोजेक्टाइल तक भी हो जाएगा, क्योंकि मैंने पेपर बना दिया तुम्हारा विजय। सबसे पहले देखो, एक्सीलरेशन 0, दूसरा वेलोसिटी कांस्टेंट, अभी वही रख रहा हूँ, उसी टाइप से रख रहा हूँ जितने पिछले थे। 30 क्वेश्चन थे ना पिछली बार, कितने थे, 30, 30 क्वेश्चन 45 मिनट, वही करते हैं अभी। मार्किंग स्कीम वही, +3 - 1 वही कर रहा है। तो सुनो, वेलोसिटी कांस्टेंट। अब मुझे ये बताओ कि जो वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्या जरूरी है कि वो प्लस में ही हो, बताओ जो है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, क्या जरूरी है कि वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही हो, नहीं है ना। हाँ, तो इसका मतलब ये जो कांस्टेंट वेलोसिटी है, ये प्लस भी हो सकती है और ये माइनस भी हो सकती है। भाई मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा हूँ,
या नेगेटिव डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा हूँ, उसे क्या फर्क पड़ना। तीसरा, अब ये बताओ यहाँ पे जो s की इक्वेशन होती है वो सिर्फ vt बनती है, क्यों? याद आ रहा है कि नहीं? यार तो जो है s इक्वल टू vt बनती है। बहुत ही कुछ बाल की खाल निकालनी है तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, v नॉट, सॉरी, एस नॉट प्लस वीटी भी लिख सकते हो, क्यों? याद आ रहा है एस नॉट भी कभी कभी ऐड हो जाता था बेटा। एंडी तेरे को याद आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? बेटा जो है एस नॉट भी कभी कभी कर लेते ना, जब बाल की खाल निकालनी होती है तो ये भी हो जाता ना बेटा जो है, क्यों? एस नॉट प्लस वीटी जो है, हाँ एस नॉट इनिशियल वाला। एनीवे anyway, चाहे ये वाली इक्वेशन हो या ये इक्वेशन हो, है तो लीनियर ना। ये बताओ, ये कोई भी हो, है तो लीनियर इक्वेशन। इसका मतलब स्ट्रेट लाइन बनेगी, क्यों? अब एंटी तू वो काम मत कर देना बेटा जो है, कल क्या हुआ ना, मैंने एक बच्चे से पूछा, मैंने कहा चल बेटा जो है न्यूटन थर्ड लॉ बता जो है, ठीक है? तो कहने लगा सर पूरा याद नहीं है जो है न्यूटन थर्ड लॉ। तो मैंने कहा चल जितना याद है उतना ही बता दे। भाई चल ठीक है, पूरा याद नहीं है, कुछ तो याद होगा। हाँ तो कहने लगा सर लास्ट की लाइन याद है, लास्ट में लिखते हैं ना दिस इज न्यूटन थर्ड लॉ जो है। तो ऐसे काम मत कर देना तू कहीं आगे से बेटा जो है, कभी मैं तेरे से पूछूं जो है, ठीक है? तो आगे से ये मत कह देना जो है। तो ये समझ में आ गया बेटा जो है? ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बता जो है? अल्टीमेटली जो भी है वो क्या है बेटा जो है, वो स्ट्रेट लाइन बनेगी जो है। तो अब मैं ग्राफ बना रहा हूं, सुनो। ए टी, ये तो ये हो गया, बता ग्राफ क्लियर है कि नहीं? ए की वैल्यू 0, ए टी ग्राफ तो ये हो गया, ए की वैल्यू 0। अब चलते हैं वी टी। या तो ऐसे हो सकता है, या ऐसे भी हो सकता है ना। अच्छा गोपी, ऐसे ही क्या हुआ ना, एक दिन जो है तुम्हारा गुरु भाई है ना, तो बड़े हो गए तुम्हारे गुरु भाई भी, तो उससे मैंने ऐसे ही कहा, मैंने कहा ऐसा ना, अरे यार बचपन में जो है ना माँ की बात सुनी होती तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते जो है ना? तो वो पूछने लगे, कहने लगे क्या 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 दादी क्या कहती थी जरा बताओ जो है ना, क्या कहती थी दादी जो है बचपन में? मैंने कहा "मैं वही तो कह रहा हूँ कि अगर उनकी बात सुनी होती तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। सुनी कहा मैंने उनकी बात जो तेरे को बताऊंगा जो है। समझ में आई बात? तो ये देख जो है, ये समझ में आ गया? बताओ वी टी ग्राफ समझ में आ गया बेटा जो है, कि यहाँ पे v प्लस में कांस्टेंट है और यहाँ पे v माइनस में कांस्टेंट है। अब चलते हैं एस टी ग्राफ, तो बहुत कुछ बन सकते हैं देखो। एस टी ग्राफ ऐसा भी बन सकता है, एस टी ग्राफ ऐसा भी बन सकता है, एस टी ग्राफ ऐसा भी बन सकता है, एस टी ग्राफ ये भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। हर किसी को एक्सप्लेन करूंगा, ऐसा नहीं है। ये कुछ भी बन सकता है, एस टी ग्राफ इनमें से कुछ भी बन सकता है। अब जब मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करूंगा तब तुम्हें समझ में आएगा ये चारों में से क्यों ग्राफ बन सकता है, कोई सा भी ग्राफ क्यों बन सकता है। देखो पहला, ये बताओ जो ए होता है वो स्लोप ऑफ वी की ग्राफ होता है।
अब ये बता एक्सेलरेशन 0 है, तो इसका मतलब स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ 0 आना चाहिए या नहीं आना चाहिए बता। बताओ, एक्सेलरेशन 0 है तो वीटी ग्राफ का स्लोप 0 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। अब जरा ये बता बेटा, जो है इन दोनों का स्लोप 0 दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, पहले ये बता। क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से दोनों का। अब चलते हैं दूसरी बात। वेलोसिटी क्या होती है? स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ होती है, क्यों? अब ये बता, वेलोसिटी कांस्टेंट है लेकिन 0 नहीं है यानी, क्योंकि अगर वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो फिर तो रेस्ट पे ही होगा ना। और ये कांस्टेंट वेलोसिटी प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है, क्यों? तो इसका मतलब जो स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ होगा ये भी कांस्टेंट होगा, लेकिन 0 नहीं होगा, क्योंकि 0 हो गया तो रेस्ट पे ही हो गया। और वो स्लोप प्लस में भी कांस्टेंट हो सकता है और माइनस में भी कांस्टेंट हो सकता है। बताओ क्लियर है या नहीं है, बताओ बेटा, ये बताओ। वेलोसिटी कांस्टेंट है, प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है। इसका मतलब स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ कांस्टेंट होना चाहिए, प्लस या माइनस। और एक बात मेरे को बताओ कि स्लोप कांस्टेंट किस ग्राफ का होता है, बताओ। स्लोप अगर मैं कहता हूं कि कांस्टेंट है तो बताओ ग्राफ कौन सा होता है, जरा बताओ। स्ट्रेट लाइन। अब जरा देखना सारे उन पर जरा चेक करो बेटा, जो है ये बताओ। अब एक एक को चेक करते हुए चलो, जो है अब एक एक ग्राफ को चेक करते हुए चलो। इसमें देखो स्लोप पॉजिटिव है लेकिन कांस्टेंट है, बताओ ठीक है। बता पहले वाले ग्राफ में बता क्लियर है कि नहीं, बता स्लोप पॉजिटिव है लेकिन कांस्टेंट है। अब जरा दूसरे वाले ग्राफ में बता स्लोप क्या है, बता जो है। स्लोप नेगेटिव है लेकिन कांस्टेंट है। उसी टाइप से इसमें स्लोप पॉजिटिव है लेकिन कांस्टेंट है, और इसमें स्लोप नेगेटिव है लेकिन कांस्टेंट है। अब बता क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बता एंडी, बता क्लियर है कि नहीं बेटा, बता जो है। तो समझ में आ गया, बता क्या क्या ग्राफ बन सकते हैं, जो है एक्सीलरेशन वर्सेस टी, वेलोसिटी वर्सेस टी, और एस वर्सेस टी, कौन कौन से ग्राफ पॉसिबल हैं ये मैंने बता दिया, उनको रीजन बता दिया, ठीक है। अब एग्जाम्पल करेंगे तो और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो उज्जवल बेटा, ऐसी है जिंदगी, समझ गया ना, ये सब माया जाल है और कुछ नहीं है। अच्छा, आज तो अलार्म का मैंने लगाया नहीं है, मैं तो भूल ही गया जो है, टाइम भी हो गया जो है ना। तो चलो एग्जाम्पल करते हैं, कल से करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल कल से स्टार्ट करते हैं। ओके, बाय एंड थैंक यू।